गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के रूप या स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं, सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप। तो किन किन लोगों ने तो इसको नकारात्मक रूप का समर्थन किया, किन किन लोगों ने इसके सकारात्मक रूप का समर्थन किया है, और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर हम उसमें निकाल सकते हैं, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषाओं को हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के दो रूप के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक जो वर्गीकरण है, ये सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता को दो रूपों में नकारात्मक और सकारात्मक में किसने बांटा है? किसने बांटा है? उसका आंसर है सर इसयाह बर्लिन, यानी बर्लिन ने उनको बांटा था। बर्लिन ने 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसमें फिर उसने 1969 में संशोधन करके 4 ऐसे ऑन लिबर्टी, यानी 4 निबंध लिबर्टी पर इस नाम से इसका प्रकाशन किया था। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का आधार दमन का अभाव है, दमन का अभाव ही स्वतंत्रता है, ऐसा बर्लिन ने कहा था। उसने दो अपनी पुस्तक में दो प्रकार बताए थे, दो स्वरूप बताए थे स्वतंत्रता के, वो हैं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता सकलवाद की पुष्टि करता है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता बहुलवाद की पुष्टि करता है, ठीक है। इसके साथ ही कॉर्ल पापर ने भी अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, ठीक है, एनिमीज होते हैं, में सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का जो भेद है उसका वर्णन किया था। ओपन सोसाइटी और उसके शत्रु कौन से, एनिमीज का मतलब ये जो खुला समाज होता है उसके शत्रु कौन से हैं, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक जो भेद हैं उनका वर्णन किया है। अब आता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, कौन इसके समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किए जाने योग्य जो कार्य हैं उनको हमें करने की सुविधा होनी चाहिए। जो काम करने योग्य हैं, जिन कामों को हम कर सकते हैं, उनको करने की हमें छूट मिले और सुविधा मिले, वही सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसके समर्थक हैं रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद, मैकफर्सन, लॉस्की, वॉकर, जॉन रॉल्स और ग्रीन। इसमें जो मैकफर्सन है, इन्होंने सृजनात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक इनको कहते हैं, ठीक है। मैकफर्सन उदारवादी चिंतक हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का जबरदस्त ये हिमायती हैं, जबरदस्त समर्थक हैं, और इसे विकासात्मक स्वतंत्रता कहना पसंद किया है। समाजवादियों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया। इन लोगों के अलावा कौन और समर्थक हैं? समाजवादी समर्थक हैं। आज़ादी के प्रयोग जितने भी थे वो सब इसी अवधारणा पर आधारित थे, व्यक्ति इसमें अवसरों का प्रयोग करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध हो, कम से कम रुकावट हो, राज्य के द्वारा और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की जो विकास की हेतु जो कार्य उसे करने योग्य होते हैं उनमें कम से कम रुकावट होनी चाहिए, यही सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अवसर, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना डालना। हमको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम दूसरों की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालें, यही सकारात्मक स्वतंत्रता है। जितने भी मनुष्यों के कार्य होते हैं उन कार्यों को मर्यादित किया जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा उन पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, रोक होनी चाहिए। मर्यादा का मतलब उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हुए हैं। समतावाद इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आती है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कि एक तो हमें सुविधाएं हो, समाज के अनुसार सुरक्षा भी हो सारी, और हमारे को कार्यों में कोई रुकावट ना हो, और मर्यादित जो हमारे कार्य है, कार्य स्वतंत्रता उस पर मर्यादित प्रतिबंध हो, ये तो होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। एक ये है कि नहीं, बिल्कुल ही हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, जो कि वर्तमान जो विश्व है, समाज है, जो हम परिवार में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी होने के नाते वहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं होती है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, मिल, एडम स्मिथ, पेन,
हर्बर्ट स्पेंसर और बेंथम। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं और ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में इतना बुद्धिशील है, इतना विवेकशील है और इतना सक्षम है कि उसको किसी की कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए राज्य के द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, या तो राज्य होना ही नहीं चाहिए, हो तो उसको अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले मानते हैं कि किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप करना व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी अनुचित होता है। हस्तक्षेप का जितना बड़ा क्षेत्र होगा, स्वतंत्रता ही उतनी अधिक होगी। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब अहस्तक्षेप के अनुउल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं है। इनका तर्क ये है कि कौन सा क्षेत्र है जिसका मैं स्वामी हूँ, व्यक्ति क्या करने को मुक्त है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि व्यक्ति किस चीज़ का स्वामी है और किन की चीज़ों करने का मुक्त है, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के विचार किसने दिया था? आइडियाज बर्लिन का है। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक आइजिया बर्लिन को कहते हैं। लिबर्टी का अर्थ बंधनों का भाव, जो नकारात्मक अर्थ लिए हुए है। उसके अंदर क्या क्या आते हैं? शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, पतन समाज को जन्म होता है, मनुष्य को स्वायत्त मानता है, सिर्फ अवसरों का मौजूद होना ये स्वीकार करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता भी एक तरह की नकारात्मक स्वतंत्रता ही है, ऐसा ये मानते हैं। जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता का महान व्याख्याता था और असीमित स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो जॉन लॉक हमें नाम याद रखना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के महान व्याख्या किसने की, सबसे बड़ी व्याख्या किसने करी? इसने करी थी। और असीमित स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी जॉन लॉक ने ही किया था। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का सूत्रपात कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब उदारवादी दर्शन का उदय हुआ था। मैंने कहा था ये लोग उदारवादी हैं, विचारधारा समर्थक हैं, इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की बहस को समकालीन अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक ने आगे बढ़ाया। फिर नोजिक ने स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में योगदान दिया और इसी सिद्धांत के साथ में उसकी विचारधारा जुड़ी हुई है। नकारात्मक स्वतंत्रता मनुष्य की स्वतंत्रता में के व्यक्तिगत पहलू पर जोर देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का इसे वो अंग मानता है। ठीक है। यह प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में देखता है कि स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है। राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु मानता है, इसलिए ये लोग राज्य का विरोध करते हैं सब, या राज्य होना ही नहीं चाहिए या उसको सीमित रहना चाहिए। बर्लिन की पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता को वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं स्वतंत्रता की प्रकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू स्वतंत्रता, नेशनल स्वतंत्रता, इंटरनेशनल स्वतंत्रता, ये सारे स्वतंत्रता के प्रकार होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, हमें जो याद करने हैं वो कुछ कुछ प्रकारों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ठीक है। इसमें आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब है राज्य की राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यहाँ राज्य है, राज्य के प्रत्येक कार्य हैं, प्रक्रिया है, राज्य की व्यवस्था है, उससे हम किसी न किसी में जुड़े रहें, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं, इसको ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार की भला मतलब प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं, कार्यों की डिमांड करते हैं, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। और हम सरकार में नियम निर्माण बनाने की भूमिका भी निभाते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। लॉस की इस प्रकार की स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के कार्यों व्यापारों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार है। या राज्य के जितने भी कार्य होते हैं जिसके अंतर्गत हम प्रशासन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, संसद है, इसके अंतर्गत हम जो भी कार्य करते हैं या किन कार्यों में जो भाग लेते हैं उसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। दूसरी आती है आर्थिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जीविका जीने के जितने भी काम करने होते हैं, जो भी काम वो कर सकता है, उसको करने की सुरक्षा होनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए और उसको सुविधा भी होनी चाहिए।
ये सब आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति को प्रकृति से द्वारा प्रदान की गई होती है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती थी। जैसे हमें जन्म लेने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, खाना खाने की स्वतंत्रता है, सांस लेने की स्वतंत्रता है। तो ये सब प्राकृतिक स्वतंत्रताओं में आती हैं। ठीक है, जब राज्य नहीं था तब। जब राज्य बन गया, हम राज्य के नागरिक बन गए, तो नागरिक स्वतंत्रता वहाँ से प्रारंभ होती है। तो अगली हमारी नागरिक स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है, यानी व्यक्ति राज्य या समाज का कोई सदस्य होगा, उसका नागरिक होगा, उसी को ही ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता गारंटी राज्य देता है। ठीक है, और हमें जो इतने सारे जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उसमें से कुछ अधिकार केवल यहाँ के नागरिकों को ही प्राप्त हैं और नागरिक होने के कारण ही प्राप्त हैं। ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। अब आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को स्वयं के जो निजी कार्य हैं, विश्वास हैं और मामलों की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि व्यक्ति का रहन सहन कैसा, उसका धर्म है, विश्वास है, उसकी वेशभूषा है, परिवार आदि के मामलों में राज्य या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति के निजी मामलों में को बोलते हैं ना, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्या मतलब बोलने का। उसमें पर्सनल मैटर जो होते हैं वो होती हैं निजी स्वतंत्रताएँ। अब आता है स्वाभाविक स्वतंत्रताएँ। ये स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है। रूसो और तिलक इसी स्वतंत्रता के पक्षधर थे, यानी इसके समर्थक थे। तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा एक स्वाभाविक स्वतंत्रता है, स्वाभाविक अधिकार है। ये हमारे मानव के स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है कि मानव एक ऐसा प्राणी है, अगर वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है तो फिर उसका जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। रूसो कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक युग, कौन सा युग, जब राज्य से पहले का युग है, इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा था। अब तो समाज के विकास में वह बंधनों में जकड़ गया। यानी पहले प्राकृतिक रूप से मनुष्य स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही वो समाज में आता है तो सामाजिक बंधनों में वो जकड़ जाता है। ठीक है, सामाजिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है, समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। वास्तव में समाज का जन्म इसीलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आती हैं। सांस्कृतिक स्वतंत्रता। संस्कृति जानते हैं ना, हम लोगों का खान पान, रहन सहन, हमारी वेशभूषा, सब संस्कृति आती है। हमारी बोलचाल, भाषा, हमारी जैसी संस्कृति है उसके अनुसार हमें वो सारे काम करने का अधिकार होता है जो हमारी संस्कृति के अनुसार नियमों में बना हुआ है। ठीक है, यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता ही है, जिसमें किसी समाज में रहने वालों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने, उसको समृद्ध करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक राष्ट्र से संबंधित होती है। इससे पहले जितनी स्वतंत्रता थी वो व्यक्ति से संबंधित थी। राष्ट्र की स्वतंत्रता के द्वारा जो परतंत्र राष्ट्र है अपना शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया था, जैसे भारत ने किया था। ब्रिटेन की जो उपनिवेशीय अधीनता, जो पराधीनता थी, उससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके बाद भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो ये तो हमारे स्वतंत्रता के स्वरूप और प्रकार थे। ठीक है, तो इस प्रकार स्वतंत्रता जो वाला जो चैप्टर है 2 वीडियो में हमारा पूरा हो जाता है।